हेलो एवरीवन। 6 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने का टाइम आ गया है। शुरुआत कुछ साइंटिस्ट लोगों की लॉटरी लगी है नोबेल प्राइज़ के टर्म में। नोबेल प्राइज़ कुछ लोगों को मिला है। अब नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो किस वजह से मिला है वो देखते हैं। दरअसल नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री और फिजिक्स का लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ पीस के लिए मिलता है। इसके अलावा साइंस डोमेन में आपके लिए बायोलॉजी में मिलता है। इस तरीके से नोबेल प्राइज़ की अपनी कुछ कैटेगरीज़ है। अब नोबेल प्राइज़ अभी जो न्यूज़ आई है वो आई है कि नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए और नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के सेक्टर में मिला है। अब इसमें देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ की में जो फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस कंटेस्ट में मिला है। सबसे पहले यदि बात हम केमिस्ट्री के लिए करें तो केमिस्ट्री में क्लिक केमिस्ट्री के लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। वो मिला है शार्पलेस को, मेल्डल को और बैटोजी को। मैंने शार्पलेस सबसे बाद में है लेकिन इसको सबसे पहले क्यों मेंशन करा आपके सामने। दरअसल क्लिक केमिस्ट्री का मतलब होता है क्लिक रिएक्शंस। आप कुछ रिएक्शंस होती है जिन्हें क्लिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है और इसकी जो खोज करी थी वो 2001 में इस शार्पलेस ने ही करी थी और इस पर इसके बाद जो काम करा था वो मेल्डल ने और बैटोजी ने करा था। शार्पलेस की 2001 की क्लिक रिएक्शंस लगातार न्यूज में रही थी और अभी इतने साल बाद इनको अब जाके नोबेल प्राइज मिला है। क्लिक केमिस्ट्री यानी क्लिक रिएक्शन होती क्या है। दरअसल इसके कई सारी रिएक्शंस हैं लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यदि क्लिक रिएक्शंस का एक एग्जांपल देखें तो आपने टर्मिनल एल्काइल का नाम सुना होगा। टर्मिनल एल्काइन का नाम सुना होगा। एल्काइल का नाम सुना होगा। टर्मिनल एल्काइल मतलब आर। टर्मिनल एल्काइल मतलब आर, जो हमारा जो एक साइड आपके सी और ये टर्मिनल एल्काइल का ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। ये टर्मिनल यदि ये कुछ इस तरीके से लिखा होता CH3 तो ये टर्मिनल एल्काइल नहीं होता। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कार्बन के साथ यही इसे टर्मिनल एल्काइल बनाता है। जब टर्मिनल एल्काइल की रिएक्शन जो है वो आपके एल्काइल एजाइड से होती है। एल्काइल एजाइड मतलब RN3 को कैसे लिखेंगे? RN3। जब टर्मिनल एल्काइल की रिएक्शन एल्काइल एजाइड से होती है और जब रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ एजेंट होगा। तो यदि एजेंट की बात करें तो कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर प्लस, यदि ये एजेंट है तो ये इस एजेंट की प्रेजेंस में इन दोनों की रिएक्शन होती है तो फिर इस कंडीशंस में 1,4 आइसोमर बनता है। एक नया कंपाउंड जो बनता है वो 1,4 आइसोमर बनता है। इस तरीके से ये हमारी क्लिक रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से 1,4 आइसोमर बना। 1,4 आइसोमर का फॉर्मेशन जो है जो केमिकल फॉर्मेशन है वही एक क्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक रिएक्शन देख ली। इसके बाद आती है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है आपके क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है आपको के एलन एस्पेक्ट और जॉन क्लोजर और एंटोन को। इन तीनों को जो नोबेल प्राइज मिला है वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है। यूनिवर्स में कई सारी चीज़ें आज तक हमने डिस्कवर हो चुकी है। साइंस कई चीज़ों का पता लगा चुका है कि सन के बारे में, चाहे वो मून के बारे में हो या प्लैनेट्स के बारे में हो, अर्थ के बारे में हो। लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके बारे में अभी भी यूनिवर्स में कई चीज़ों का डिस्क्राइब करना अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट होती जा रही है। क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी हद तक हम इसको अब आगे समझ चुके हैं और बहुत आगे हमको इसमें समझना बाकी है। आप जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो चीज़ है आपने अब तक ये देखा होगा E बराबर hv, प्लांक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी। आप जब क्वांट मैकेनिक्स की बात आती है तो आपको ये फॉर्मूला याद आता है। ये फॉर्मूला से कई ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपकी डेली लाइफ है उसमें आप क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कर रहे हैं। आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो आजकल जो नई जनरेशन के लैपटॉप हैं वो क्वांट कंप्यूटर्स आना वाले हैं। जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं उसमें भी क्वांट मैकेनिक्स का यूज होता है और इन्हीं का एक नया अपडेट के साथ क्वांट कंप्यूटर्स भी आने वाले हैं जिसमें क्यूबिट्स का यूज करा जाएगा। इसके अलावा पहले हम रील वाले कैमरे यूज करते थे लेकिन डिजिटल कैमरे ने
रील वाले कैमरे को रिप्लेस कर दिया। और जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स का ही यूज़ करा जाता है। इसी का एक एग्जांपल है कि आप डेली लाइफ में जीपीएस का यूज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके क्वांटम, उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक रोल होता है। इसके अलावा कई सारे चीज़ें हैं जहाँ पर भी आप इसका यूज़ देखने को मिलते हैं। हमारी डेली लाइफ में क्वांटम मैकेनिक्स का जो यूज़ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप खाने के लिए यदि ब्रेड सेकने के लिए जो रोस्टर होते हैं, जिसमें आप ब्रेड सेकते हैं, उसमें भी वो जो बना है, उसका जो फॉर्मेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल पर, इसी थ्योरी पर हुआ है। यानी E बराबर एच वी से कहीं बढ़कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम एग्जाम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस को देखें, और उन्हीं एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं जीपीएस, रोस्टर, कंप्यूटर, इसके अलावा आपका डिजिटल कैमरा, ये सारे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपका जो हम जो एमआरआई कराने जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो जब एमआरआई होती है तो वो जो एमआरआई है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स पे है। तो इसकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, और आजकल नया ट्रेंड चला है कि कंसेप्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है एग्जाम्स में, और यही कंसेप्ट होता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूले से कहीं ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन को जानें। इस तरीके से दोनों के लिए नोबेल प्राइज़ हमने देख लिया। इसके अलावा यूएपीए की न्यूज़ है, हम लास्ट 2 दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में लगातार न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, एक पॉलिटिकल न्यूज़ तेलंगाना की और एक राजस्थान की, नॉट इम्पोर्टेंट। अगेन आगे बढ़ते हैं। सिटी की न्यूज़ है, दिल्ली सिटी की न्यूज़ है, लेकिन दिल्ली की सिटी की न्यूज़ में भी एक बहुत अच्छा बॉडी के बारे में इसमें मेंशन करा गया है, एनजीटी। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी जो है उसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल, जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, जब कोई विवाद होता है, तो हमने तो ये सुना था कि या तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, या तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, या हाई कोर्ट जाइए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, यानी कोर्ट जाइए। लेकिन यदि ये ट्रिब्यूनल कहां से आ गया? दरअसल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, उसको एक नए तरीके से रिन्यू करा गया ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। जो भी केसेस थे उनको वो जल्दी से जल्दी वो रिजोल्व हो, इसी चीज को ध्यान में रखकर कई सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। और उन्हीं ट्रिब्यूनल्स में से एक थे कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे, उनको अब कौन बॉडी देखती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है कि वो जितने भी मैटर हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको देखेगी, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसको इंश्योर करेगी। यानी जो इनका एम है वो ये है कि जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी मैटर्स आते हैं, उनको इस तरीके से रिजोल्व करना कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो, वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेस है उनका कंजर्वेशन हो। ये पूरा काम हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखती है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में होते कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगेन कुछ जजेस होते हैं और कुछ इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। जजेस होते हैं और इन्वायरमेंट के कुछ एक्सपर्ट होते हैं, यानी कुछ मेंबर्स तो जुडिशरी से और कुछ मेंबर्स एक्सपर्टीज ब्यूरोक्रेट्स से, जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट होते हैं। अब लेकिन कितने होते हैं? तो इसकी साइज होती है लगभग 10 से 20 लोग। मिनिमम 10 लोग तो होने ही चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बोल सकते हैं कि 10 से 20 के बीच में इसमें लोग होते हैं। और ये जो एनजीटी फॉर्म हुआ था वो आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में के थ्रू ये एनजीटी फॉर्म हुआ था। अब इस एनजीटी के अगेंस्ट भी आपको कहीं अपील करनी है तो आप फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि कोई हाईवे बन रहा है, उस हाईवे, अब मैं एक एग्जांपल से ये देखना समझना चाहिए, सही रहेगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की रिलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, एक हाईवे बन रहा है और उस हाईवे के बीच में 2-3 हेक्टेयर का एक फॉरेस्ट पड़ रहा है। तो अब रोड मिनिस्ट्री तो चाहेगी कि फॉरेस्ट के बीच में से ही एक हाईवे निकाल दिया जाए। यदि ये फॉरेस्ट है तो इसके बीच में से यदि हाईवे निकल रहा है तो वो निकाल दिया जाए। लेकिन इसमें जो सीधे सीधे इफेक्ट होता है वो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंट का इसमें काफ़ी नुकसान होगा। तो ऐसी कंडीशंस में यदि कोई जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन
के सपोर्टर्स हैं, जो भी एनजीओस हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, इस मैटर को सीधे एनजीटी में ले जा सकते हैं। अब ऐसे जो मैटर्स होते हैं उन्हें टाइम बाउंड कंडीशंस में सोल्व करना जरूरी हो जाता है। जबकि हम देखते हैं कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, वहाँ सालों तक केसेस सोल्व नहीं होते। यदि ऐसे केसेस सालों तक सोल्व नहीं होंगे तो ये जो हाईवे का जो टेंडर है वो सालों तक अटका रहेगा। यदि 2 हेक्टेयर से कभी हाईवे नहीं निकल पाएगा। ऐसे केसेस को टाइम बाउंड कंडीशन में सोल्व करना जरूरी हो जाता है, ताकि हमारा डेवलपमेंट भी चलता रहे और हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, दोनों जो हमारे जो गोल्स हैं वो एक साथ फुलफिल हो सके। ऐसे कंडीशंस में ऐसे मैटर्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के लिए टाइम बाउंड कंडीशन होती है, वो होती है आपकी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर इसको ये डिस्प्यूट सोल्व करना होगा। यदि इस 6 मंथ में अंदर इसने जो डिस्प्यूट में जो भी फैसला दिया उसके अगेंस्ट किसी को अपील करनी है, तो फिर वो अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। ये फाइनल होता है। इस तरीके से जो टोटल जो टाइम लगता था वो पूरा कितना कम हो गया, 1 साल का भी टाइम नहीं हुआ, 6 महीने के अंदर इनको सोल्व करना पड़ता है। अब ये सोल्व करने के लिए एनजीटीज की कुछ अपनी ब्रांचेज होती है। जो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो आपके दिल्ली में है। इसके अलावा प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा कई सारी इसकी सिटिंग ब्रांच भी है। एक आपकी भोपाल में है, एक आपकी पुणे में है, एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में है। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस के थ्रू एनजीटी की जो पेनिट्रेशन लेवल है वो बढ़ाया है। एनजीटी तक जो पहुंचने की जो एनजीटी तक लोग आसानी से पहुंच सकें, ये इंश्योर करा गया है। कई सारी ब्रांचेस खोल गए, 4 ब्रांचेस इसमें खोली गई है बड़ी बड़ी सिटीज़ में। ये पूरा एनजीटी के बारे में था। अगेन आगे बढ़ते हैं सिटी पे, इससे कुछ न्यूज़ एडवर्टाइज। अगेन ये थरूर जो है वो अभी कांग्रेस के इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है। ये स्टेट्स की न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है आज का पेपर। तो ये ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनमें ये राजस्थान की स्पेसिफिक न्यूज़ है, इसे राजस्थान की। तो जब आप यदि राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वरना ओवरऑल इंडिया के एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होता था। एडिटोरियल में बात करें तो एडिटोरियल में आज कुछ ज़्यादा खास एडिटोरियल आए नहीं है। केवल एक एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज, वो है आपका टेक्स्ट एंड कंसेस्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आपने ये सुना होगा कि विजय माल्या की जो कंपनी है वो फेल कर गई। ऑब्वियसली बात है, केवल विजय माल्या की ही कंपनी या नीरव मोदी की ही कंपनी फेल नहीं करती। कई ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो हर महीने हर साल फेल कर जाती है। ऐसी कंपनियां जो होती हैं, कई कंपनियां ऐसी होती है जो फेल करती है, तो उन पर कई सारा कर्ज होता है। उन कर्ज को चुकाने के लिए बैंकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल ये बोला जाता था कि इंडिया में यदि कोई कंपनी बैंक करप्ट हो गई, कोई कंपनी फेल हो गई, XYZ कोई भी कंपनी फेल हो गई या बैंक करप्ट हो गई, वो अपने जो एग्जिस्टिंग लोन है उन्हें चुकाने में अनेबल है, वो अपने जो लोन है एग्जिस्टिंग लोन उन्हें चुका नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो भी एसेट होती है, कंपनी की जो भी एसेट होगी, XYZ जो भी एसेट है, चाहे वो फॉर एग्जांपल जैसे नोएडा में जो है उनकी ब्रांच है, उसकी कोई बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, दिल्ली में 10 माले की बिल्डिंग है। इसके अलावा उनकी जो एसेट्स हैं, ऐसी जितनी भी एसेट है जिनको गिरवी रखकर उन्होंने लोन लिया था, उन एसेट का लिक्विडेशन कर देते हैं। लिक्विडेशन मतलब उन एसेट्स को सेल करके उनसे पैसा वसूलते हैं। और जो लोन था जो इन्होंने लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे, तो उसकी भरपाई करते हैं इन एसेट का लिक्विडेशन करके। लेकिन इसमें ओवरऑल ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये पहले से चल रहा था। लेकिन इसमें जो रूल लगते थे, पहले हमारे पास कई सारे रूल थे, सरफेसी एक्ट हो गया, DRT एक्ट हो गया। ऐसे जब इनका यूज़ करते थे तो जो एवरेज जो टाइम लगता था वो आपके ऐसा बोलते थे कि जो एवरेज जो टाइम लगता है वो हमारे लमसम 3 से 4 साल इसमें लग रहे थे। एवरेज बात करें तो ऐसा इसमें 3 से 4 साल लग जाते थे बैंकों को किसी एक बैंक करप्ट कंपनी के एसेट के लिक्विडेशन करने में, उसके एसेट को सेल करने में। ऐसे में बैंकों के लिए कई नुकसान होता था कि वो अपने जो मेन फंक्शन से उनसे भटक जाते थे। ऐसे में इस मैकेनिज्म को थोड़ा ईजी बनाने के लिए एक नया कोड लाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड,
इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में ये कोड लाया गया, जिसके बाद जो सरफेसी एक्ट थे, डीआरटी एक्ट थे, कंपनी एक्ट थे, इनको साइड में रखकर इन पूरे एक्ट को मिलाकर एक नया कोड लाया गया, जिसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सबसे पहले तो यहाँ क्लियर होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। एक XYZ जो कंपनी अपने लोन को चुकाने में अनेबल है, वो यदि वो लोन चुकाने से खुद मना कर देती है, मैंने कहा खुद मना कर देती है, तो उसे फिर इंसॉल्वेंट बोला जाता है। और जब बैंक, हमारे जो कोर्ट है, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, वो ये प्रूव कर देती हैं, अब तक तो इंसॉल्वेंट होने का मतलब था कि कंपनी या फिर इंडिविजुअल खुद मना कर रहा है कि मैं आपका जो भी डेप्ट है, जो भी लोन है, वो नहीं चुका सकता। और जब यही बात आपके कोर्ट प्रूव कर देती है या कोई अथॉरिटी प्रूव कर देती है, जब यही बात आपके कोर्ट या अथॉरिटी प्रूव कर देगी, तो उसे बैंकरप्ट बोला जाता है। और जब ये कोर्ट या कोई फाइनेंशियल अथॉरिटी इसको प्रूव कर देती है कि ये कंपनी अब इंसॉल्वेंटी बैंकरप्ट हो चुकी है, तो उसके बाद इनके एसेट के लिक्विडाइजेशन की प्रोसेस चालू होती है। और इसमें इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में 270 मैक्सिमम डेज की लिमिट डिसाइड करी गई है। पहला 180 डेज है। यदि 180 डेज में इसमें जो भी लिक्विडेशन नहीं हो पाता है, उस पर एक सहमति नहीं बन पाती है बैंकों की, या जो भी जिन्होंने भी लोन दिया है, चाहे वो NBFCs हो, तो उसे मैक्सिमम 90 डेज तक आगे एक्सटेंड करा जा सकता है। यानी पहले जो 4 से 5 साल लग रहे थे, अब वो टाइम घटकर मैक्सिमम 270 डेज हो गया, जो कि 1 साल से भी कम है। और इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी लगभग 10 मेंबर्स होते हैं। और ये ही मेंबर्स इस पूरे प्रोसेस को, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, बैंकरप्सी कोड के जो भी इसमें प्रोसेस है, उसे रेगुलेट करते हैं। इस तरीके से इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 और उससे बनी हुई बॉडी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आपसे ये यहाँ कंफ्यूज मत होना कि क्या इसका चेयरमैन RBI का गवर्नर होता है, क्या इसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो ऐसा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें ही कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करती है। यानी इसका चेयरमैन न तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, न RBI का गवर्नर होता है, न फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। इसका कोई फाइनेंस एक्सपर्ट जो भी पर्सन होता है वो, और जो इसके दो दूसरे मेंबर्स होते हैं, उनको हमारी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। ये पूरा फाइनेंस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के बारे में था। एक बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि हमने कल ST में गुज्जर बकलवा फेहरी की कंट्रोवर्सी देखी थी कि क्या कंट्रोवर्सी थी। एक नई कंट्रोवर्सी अब ST के बाद अब SC में आई है कि SC में ये आई है कि जो भी मुस्लिम SC दलित मुस्लिम है, और जो दलित हमारे जो क्रिश्चियन है, वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी SC कैटेगरी में लाया जाए। नो डाउट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि SC और ST और OBC कोई कास्ट नहीं है, ये कास्ट का एक ग्रुप है, ये एक कास्ट का ग्रुप है। या यूं बोलें कि SC ST और OBC जो है वो आपका एक स्टेटस है, ये एक स्टेटस है, ये कोई कास्ट नहीं है। और इसी स्टेटस में आने के लिए अब जो दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यदि आपने SC का जो लिस्ट है, और ये लिस्ट कब आई थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में आई थी। और इसमें जो जगह दी गई थी 1950 के इस ऑर्डर में दलित हिंदुओं को जगह दी गई थी। लेकिन इसमें बाद में अमेंडमेंट हुआ 1950 के बाद 1956 में, जिसमें इसमें दलित सिखों को जगह दी गई, दलित सिखों को जगह दी गई। और इसके बाद दलित जो बुद्धिस्ट लोग थे, उन्हें एक बार फिर अमेंडमेंट करके 1990s में दलित बुद्धिस्ट को जगह दी गई। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जब आप इसमें दलित सिखों को और दलित जो बुद्धिज्म वाले जो लोग हैं, बुद्धिस्ट जो लोग हैं, उन्हें इसमें शामिल कर सकते हैं, तो फिर दलित मुस्लिम्स को और दलित क्रिश्चियंस को क्यों नहीं शामिल करा जा रहा। दरअसल सारी जो दिक्कत है वो ये है कि दलित की ही डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, न तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, न ही किसी हमारे किसी लॉ में डिफाइन है। दलित कौन है किसी को नहीं पता, सब इसे अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए अब ये दिक्कत क्रिएट हो रही है कि ये जो क्रिश्चियन है और ये जो मुस्लिम्स हैं दलित कम्युनिटी के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जबकि ये दूसरे इनका अपोज करने वाले बोलते हैं कि ये तो दलित ही नहीं है। दरअसल कई बार हम देखे थे कि कई लोग अपना जो
रिलीजन है, जो धर्म है, वो चेंज करा लेते थे। उनकी जो स्टेटस था दलित का, वो तो वैसा का वैसा ही रहता था कि धर्म चेंज कराने से कुछ नहीं हो रहा था। स्टेटस जो था दलित वाला वो तो मेंटेन रहता था। फॉर एग्जाम्पल, इनके जो पुरानी पीढ़ी है वो हिंदू रही होगी, लेकिन ये क्रिश्चियन में बदल गए, कोई मुस्लिम में बदल गया। ऐसे में इनका जो दलित, जो कि एक जाति नहीं है, दलित कोई जाति नहीं है, दलित एक स्टेटस है, स्टेटस तो वैसा का वैसा ही रहा। तो अब ये लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में अमेंडमेंट करके जगह दी जाए, ताकि हम भी जो रिजर्वेशन का और जो अदर फैसिलिटी इस जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करती है उनका फ़ायदा उठा सकें। अगेन डेली क्विज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर मिलिटेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिलिटेंट्स और सिविलियंस के का हम यहाँ पर एक डिस्प्यूट, हाँ, जो सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर की, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी खतरे में रहती है कि जो मिलिटेंट्स और आर्मी के बीच में लड़ाई चलती रहती है। उसी में एक अपडेट है। सीबीआई के बारे में पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगेन ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। नोबल फॉर वर्क ऑन क्लिक केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कांग्रेस एमएलए इन गुजरात रिजाइन, हमने ऑलरेडी 26 सितंबर को देख लिया था कि एमएलए यदि रिजाइन करेगा तो वो जो भी विधानसभा का स्पीकर है उसको अपना इस्तीफा देगा। इसके अलावा एवलांच पर न्यूज आई है। हमने कल देखा था कि जो द्रौपदी का डांडा पिक है हमारे जो उत्तराखंड में, वहाँ पर एवलांच का हुआ था। हम एवलांच के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो भी स्नो कवर्ड माउंटेन होते हैं, यदि आइस, स्नो और डेब्रिस का रैपिड डाउनस्लोप मूवमेंट देखा जाए, रैपिड मतलब कोई पैटर्न नहीं हो, और डाउन स्लोप मूवमेंट मतलब ऐसे डाउन स्लोप नीचे की तरफ स्लोप में मूवमेंट देखा जाए, तो वो एवलांच कहलाता है, जो कि लैंडस्लाइड का ही एक पार्ट है। हमने कल देख लिया था ये द्रौपदी डांडा पिक के बारे में ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, और एवलांच के बारे में भी बता दिया था कि ये इंडिया का एक डिजास्टर है, स्पेशली हमारे जो माउंटेन्स जो एरिया है, स्नो कवर माउंटेन एरिया, वहाँ पर। अगेन आरएसएस की न्यूज़ है। कल आरएसएस का फाउंडेशन डे था, दशहरा, तो उस पर कुछ अपडेट्स आए हैं, स्टेटमेंट्स। केव्स ऑफ बांधवगढ़ नॉट बुद्धिस्ट, हमने पिछले अभी कुछ न्यूज आई थी कि बांधवगढ़ की कुछ बुद्धिस्ट केव्स जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं, ये न्यूज़ थी। अब मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि बांधवगढ़ है कहाँ पर, बांधवगढ़ एमपी में है, मध्य प्रदेश में, सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है। इसके अलावा बुद्धिस्ट केव आपको कहाँ कहाँ पर मिलती है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपके अजंता, एलोरा, ये सारे जो भी केव्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ है कि जो बांधवगढ़ में कोई नेशनल पार्क भी है, तो आपसे सीधे नहीं पूछेगा कि बांधवगढ़ कहाँ है, लेकिन आपसे ये पूछ देगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो आपके एमपी में है। आगे बढ़ते हैं। आज पॉलिटिकल न्यूज़ कुछ ज़्यादा है। श्रीलंका की एक अपडेट आई है। हमने डिस्कस करा था कि हम इंडिया के साथ साथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी नेबर्स कंट्री, और उसी नेबर्स कंट्री में एक अपडेट आया है कि यूएनएचआरसी में श्रीलंका की हालत ख़राब हो गई है। दरअसल यूएनएचआरसी में श्रीलंका का मैटर है क्या? श्रीलंका में तो ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल 2008-9 की बात है। 2008-9 में श्रीलंका में एक सिविल वार हुआ था। जब सिविल वार की बात करते हैं तो सिविल वार का मतलब होता है कि लोकल लेवल पर जो वहाँ कोई एक्सटर्नल नहीं होके वहीं के लोग, जो सिविलियन लोग होते हैं, वहीं की कम्युनिटी जब आपस में भिड़ जाती है तो वो सिविल वार कहलाती है। और सिविल वार जो था श्रीलंका का वो इथनिक बेसिस पे था। इथनिक बेसिस मतलब एक तरफ थे आपके सिन्हाला कम्युनिटी और एक तरफ थी आपकी श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी। सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में ये सिविल वार था, और ये दोनों कम्युनिटी एथनिक बेसिस पे अलग अलग है। सिन्हाला जो कम्युनिटी है उसे वो यहाँ पर मेजोरिटी में है, जबकि तमिल कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। स्पेशली यदि ये श्रीलंका का मैप है तो इसमें जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है और ईस्ट वाला पार्ट है, इसमें हमारे को तमिल कम्युनिटी देखने को, यहाँ पर मेनली तमिल कम्युनिटी का कंसंट्रेशन है, जबकि बाकी पार्ट में सिन्हाला है। जबकि ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाले पार्ट में जो है आपके वो तमिल कम्युनिटी है। अब इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के बीच में सिविल वार
हुआ था। अब सिन्हाला क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इसीलिए जो सिन्हाला कम्युनिटी को ही यहाँ पर तवज्जो दी जाती है। सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है। सिन्हाला के जो भी इनके जो भी ये चीज़ें फॉलो करते हैं उन्हें ही गवर्नमेंट फॉलो करती थी, और इसी ये तमिल लोगों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में एक सिविल वार देखा गया, जिसमें यहाँ की आर्मी थी, उन्होंने कई तमिल लोगों को जिसमें इन पर गोलियां चलाई, इस तरीके से कई लोगों की डेथ हुई थी। और ये सीधा सीधा मुद्दा था कि तमिल कम्युनिटी पर कई ज़्यादा अत्याचार हुए थे, तो जो वायलेंस हुए थे ये सीधे सीधे हमारे ह्यूमन राइट से जुड़ते हैं। ह्यूमन राइट से जुड़ते थे तो जो यूएन की बॉडी है श्रीलंका को यूएन की जो बॉडी है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसने वहां पर घसीट लिया, और अब इनके इस मुद्दे को अभी डिस्कस करा जा रहा है कि जो श्रीलंका में हुआ वो गलत था। ये ठीक है कि श्रीलंका का मुद्दा वहां पर है, लेकिन हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएनएचआरसी क्या है। दरअसल ये बॉडी पहले से काम कर रही थी, एक बॉडी ह्यूमन राइट के लिए, जिसे 2006 में रिन्यू करा गया। पहले एक ऑफिस हुआ करता था, ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, लेकिन उसे रिन्यू करा गया 2006 में, और एक बॉडी यूएनएचआरसी बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर 2006 में बनी इस बॉडी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा जो है वो आपके स्विट्जरलैंड में है, और इस पूरी बॉडी में ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मतलब गवर्नमेंट के ही लोग इसमें शामिल होते हैं, और इस बॉडी में टोटल 47 मेंबर्स हैं। अब ये 47 मेंबर्स कौन हो गए? यूएन में तो 190 से ज़्यादा हैं, लगभग 192 193 मेंबर्स हैं। तो ये इन यूएन की जो जनरल असेंबली है, जो जिसमें सारे मेंबर्स स्टेट आते हैं, उन वही लोग एक यूएनएचआरसी की जो 47 मेंबर्स हैं उनको चुनते हैं। यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही इन 47 मेंबर्स को, यूएनएचआरसी के 47 मेंबर्स को चुनती है। इसका काम इसके नाम से ही डिसाइड हो रहा है कि ये ह्यूमन राइट के जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन के जितने भी केसेस होते हैं उन्हें देखता है। इसके अलावा हमने देख लिया था पुतिन का, और पुतिन मतलब रशिया और यूक्रेन वाला चल ही रहा है। ओपीएफसी पर न्यूज आई है, ओपीएफसी प्लस पर। ओपीएफसी मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये न्यूज आपको इकोनॉमी वाले में भी देखने को मिलेगी। अब ओपीएफसी क्या है, ओपीईसी और ओपीईसी प्लस क्या होता है, ये देखते हैं। यहाँ पर भी एक न्यूज है ओपीईसी प्लस पे। तो ओपीईसी क्या है और ओपीईसी प्लस, दो चीजें, दो बॉडी है। ये एक बॉडी है ओपीईसी और ओपीईसी प्लस। ओपीईसी मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्री, यानी नाम में ही दिख रहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो एक्सपोर्ट करती है ऑयल का, वो वाली कंट्रीज का कोई एक ग्रुप होगा। ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही है। और इसमें जो कंट्रीज हैं वो हैं आपके मेनली, इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो हैं, मैं कुछ जो कंट्रीज उसके एग्जांपल देखें तो आपके सऊदी अरबिया है, यूएई है, इसके अलावा ईरान है, इसके अलावा वेनेजुएला है। इस तरीके से 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसके अलावा आपके अफ्रीका से नाइजीरिया है। तो मैं बता दूं कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम में ही है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्री, जबकि हम तो इंपोर्ट कंट्री हैं। न चाइना है न इंडिया है, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्री है। ये पूरा हो गया था ओपीईसी के बारे में। यदि ओपीईसी में यह है तो फिर ओपीईसी प्लस क्या है? दरअसल कुछ टाइम के साथ कुछ कंट्रीज ऐसी थी, ये तो ट्रेडिशनल कंट्रीज थे, हम जानते हैं कि अरबियन कंट्रीज हैं मेनली, और जो नाइजीरिया है, वेनेजुएला, ये बहुत लंबे टाइम से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं नए कंट्रीज भी इसमें ऐड हुए, उन्होंने भी जो एक्सपोर्ट ऑयल पेट्रोल का, डीजल का एक्सपोर्ट करने लगे। उन कंट्रीज ने भी अपना एक ग्रुप बनाया कि ओपीईसी के बाद जो नए कंट्रीज आए उनका अपना एक ग्रुप बना, जिसे ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्री प्लस ग्रुप कहते हैं, जिसमें कुछ कंट्रीज हैं आपके रशिया है, इसके अलावा आपके अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, इसके अलावा मलेशिया है, मेक्सिको है। ये कुछ नए कंट्रीज हैं जिन्होंने भी टाइम के साथ अपने आप को रिन्यू करा और ऑयल एक्सपोर्ट स्टार्ट करा। इनका अपना ग्रुप है। अब प्राइस को लेकर हम देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइस को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है कि जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं वो प्राइस कई बार बढ़ा देते हैं, और ये ग्रुप भी इसीलिए बना था कि ये ग्रुप एक्सपोर्ट वाले ग्रुप इसीलिए बना था कि हम एक ग्रुप बना लेंगे ताकि हम डिसाइड करें कि इससे कम प्राइस पर तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का, पेट्रोल का एक्सपोर्ट नहीं करना है, ताकि हम, यदि ये इतने सारे कंट्रीज हैं, लगभग 12-13 कंट्रीज ओपीईसी में है, 10 कंट्रीज ओपीईसी प्लस में है, यदि 20-25 कंट्रीज यदि अपने आप में है, यदि कंपटीशन करने लगे
तो ऐसा नहीं हो कि ये जो ऑयल है वो फ्री में ही मार्केट इंटरनेशनल लगभग रद्दी भाव में बिकने लगे। इसलिए कम से कम एक प्राइस तो, एक मिनिमम प्राइस तो हम एक्सपोर्ट कंट्रीज को मिले। इसीलिए इन एक्सपोर्ट कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना रखे हैं ओपीईसी और ओपीईसी प्लस, जो कि यही डिसाइड करते हैं कि इससे कम प्राइस पर किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये ग्रुप बने थे। अब जो इंपोर्ट वाले कंट्रीज हैं, इंपोर्ट कंट्रीज डिमांड करते रहते हैं इन दोनों ग्रुप से, ओपीईसी से और ओपीईसी प्लस से, कि आप ऑयल के जो प्राइस हैं उन्हें थोड़ा डिक्रीज करिए, उन्हें कम करिए। इस तरीके से ये ग्रुप जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जो ऑयल के प्राइस है, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो डिसाइड कर लेते हैं, स्पेशली मिनिमम प्राइस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंटरनेट, ये इसका जिक्र हमारे वर्ल्ड पेज पे भी हुआ था और इकोनॉमी वाले पेज पे भी था, तो हमने दोनों को मिला के एक साथ पढ़ लिया। इसके अलावा लगभग लास्ट है कि एक क्रेडिट स्कीम आई है हमारी। दरअसल आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम सुना होगा। जब कोरोना के कोविड की फर्स्ट वेव के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट करा था। उसी आत्मनिर्भर भारत अभियान में जब कोरोना के टाइम पर कई कंपनीज के लिए इनकम नहीं हो रही थी, जबकि एक्सपेंडिचर कंटिन्यू थे, तो ऐसे में उनके लिए क्रेडिट का फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि कई सारे कंपनीज फॉल्ट नहीं कर जाए, कि और गवर्नमेंट को यह भी पता नहीं चल रहा था कि किस कंपनी को कितना क्रेडिट चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में एक तरीका तो होता है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि कितनी क्रेडिट होगी, वो कंपनी खुद डिसाइड कर ले। लेकिन ऐसे में कंपनी बेधड़ाक तरीके से लोन लेती है, उन्हें कोई क्या होगा, एंड ऑफ द डे बैंक करप्ट हो जाएंगे। हमने अभी पढ़ा इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे, फिर इनके एसेट बिक जाएगा। ऐसे में गवर्नमेंट को भी अंदाजा नहीं होता है कि XYZ कोई कंपनी है, किसी कंपनी को यदि 1 करोड़ चाहिए तो किसी कंपनी को 10 करोड़ चाहिए, तो किसी कंपनी को 100 करोड़ का लोन चाहिए। ऐसी कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि एक क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देती है। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कि यदि किसी कंपनी के लिए, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई कंपनी है, उसके लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर दी कि 100 करोड़। यदि इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीस का लोन जो है वो बैंक से ले सकते हैं। और यदि आपको 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको 100 करोड़ रुपीस से कम जितना लोन चाहिए ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग जो है वो आपकी 100 करोड़ है। यानी आपको 20 करोड़ का चाहिए तो 20 करोड़ लो, 50 करोड़ चाहिए तो 50 करोड़ लो। इसी को बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। और ये क्रेडिट लिमिट जो है वो कई सारी कंपनीज को मिलती है। स्पेशली आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक स्कीम चली थी, इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम, और इसी में MSMEs को ये स्कीम दी थी। इसके बाद इस स्कीम को कई सारी कंपनीज के लिए, कई सारे सेक्टर्स के लिए एक्सटेंड करा गया। उसी में से एक सेक्टर था आपके एयरलाइन, और उसी में एक अपडेट आया है कि इतना इतना है, 1500 करोड़, 100%। नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी जो स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये है क्या, तो इसमें एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है कंपनीज को। और ये स्कीम है तो हर स्कीम किसी न किसी मिनिस्ट्री की होती है। तो ये जो मिनिस्ट्री है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है, वो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसे इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें हमें एक क्रेडिट लाइन गारंटी प्रोवाइड करी जाती है। ये पूरी स्कीम थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। और हमने क्रेडिट लिमिट के बारे में भी समझा कि कैसे क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट लिमिट क्या होता है। ये मैक्सिमम सीलिंग प्राइस होती है या मिनिमम सीलिंग प्राइस होती है। ये इंपॉर्टेंट था। अगेन आगे बढ़ते हैं। ओपीसी ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये स्पोर्ट वाला पेज। अगेन इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, स्पोर्ट वाला पेज ही कंटिन्यू हो रहा है। वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद ओवरऑल क्या समराइज होता है वर्ल्ड कप का, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। उसको एक साथ देखेंगे। मैच टू मैच अपडेट इतना पॉसिबल नहीं होगा कि मैच टू मैच अपडेट पे क्वेश्चन बने, लेकिन एक पूरा ओवरऑल वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैन ऑफ द सीरीज हो गया, मैन ऑफ द मैच किसे सबसे ज़्यादा मिले, कौन सी टीम ऐसी है जिसने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा वो रन से जीता है। तो ये पूरा ओवरऑल समरी एक साथ देखना ही एक
कंपैरिजन में देखना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मैथ से नहीं बनेंगे, क्वेश्चन वर्ल्ड कप से बनेंगे। इसलिए एक बार वर्ल्ड कप हो जाए उसका पूरा समरी एक साथ देख लेंगे। यही आज का पूरा न्यूज़पेपर था। थैंक यू।